सीजीपीएससी मेंस और प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख सेक्टर हैं। जो इकोनॉमिक्स ऑफ दिस 5 सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिटेल से आज अध्ययन करेंगे कि आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका आपके सीजीपीएससी या सीजीपीएससी पीटी या सीजीव्यापम जैसे एग्जामिनेशन और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी एसएससी जैसे अनेक रेलवे में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिटेल से इस टॉपिक को देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जो पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं। इकोनॉमिक्स द 5 सेक्टर जो पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, चतुर्थ और किन्नी सेक्टर कहा जाता है। अब हम इसको आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, है ना। तो प्राइमरी क्षेत्र फर्स्ट हम पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी और आधारभूत क्षेत्र होता है। इसमें सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिसमें संसाधन और कच्चे माल को दोहन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से जुड़ी हुई होती है। इस क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है जिसे बाद में द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। लेबर इन्वेस्टिंग कार्य होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है। अगर कृषि है तो उसमें क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है। जलवायु और मौसम का इस क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर इस तरह से पूछ दिया जाए जलवायु और मौसम का किस पे सीधा प्रभाव पड़ता है तो प्राथमिक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। प्रमुख जो गतिविधियां होती है वो कृषि क्षेत्र में होती हैं। तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है। फसल उत्पादन जैसे गेहूं, चावल, मक्का, दाल, तिलहन इत्यादि। बागवानी हो सकता है। फल और सब्जियों के रूप में रोपण कृषि हो सकता है जैसे चाय, रबर, कॉफी, कोको, नारियल, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे जैविक कृषि भी हो सकता है। जैविक कृषि में कौन कौन सा आ सकता है। बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से की जाने वाली खेती को जैविक खेती कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको। अब इसके बाद आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन के अंतर्गत मछली पकड़ना या पालना होता है। जल स्रोतों से मछली और अन्य जल जीवों को पकड़ने और उसे पालने की प्रक्रिया को मत्स्य पालन कहा जाता है। समुद्री मत्स्य पालन के अंतर्गत समुद्र में मछली पकड़ना जैसे टूना, झींगा या सींडिया जो मछलियां होती हैं उसे पकड़ना क्या कहलाता है, मत्स्य पालन कहलाता है। समुद्री मत्स्य पालन। अंतर्देशीय अंतर्देशीय का मतलब होता है जैसे नदी, झील और तालाब और जलाशय में मछली पकड़ना। एक्वाकल्चर जो होता है मछलियों और समुद्रों से जीवों की कृत्रिम रूप से पालन करना भी एक्वाकल्चर भी इसी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं खनन। खनन के अंतर्गत जैसे कोयला, लोहा, सोना, पेट्रोलियम, है ना। तो खनन के अंतर्गत क्या आता है, जैसे धात्विक खनिज के अंतर्गत हो जाता है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बॉक्साइड होगा। अधात्विक के अंदर कोयला, चूना, नमक, फास्फेट हो गया। ऊर्जा संसाधन के अंदर हो गया कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वानिकी। वानिकी वन और लकड़ी जो फॉरेस्टिंग होता है उसके लिए भी हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे व्यावसायिक वानिकी हो गया, लकड़ी और कागज उद्योगों के वृक्षारोपण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पारंपरिक वानिकी स्थानीय स्तर पर लकड़ी, वन और औषधियों के पौधों का भी प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हो गया इसमें, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब विशेषता क्या है, किसान, मछुआरे, लकड़ी काटने वाले या खनिकों पर यह पूरी तरह से निर्भर करता है। विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा इसका रोल होता है, यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर केंद्रित होता है। तो ये चीजों को देखना है। अच्छा, पशुपालन को भूल गए हम लोग। पशुपालन भी इसी के अंतर्गत आता है। पशुपालन के अंतर्गत जो होता है डेयरी फार्मिंग हो गया,
है ना। गाय भैंस से दूध निकालना हो गया, मुर्गी पालन हो गया, अंडे और मांस पशुपालन, पशुपालन को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। पशुपालन, पशुपालन को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। पशुपालन के अंतर्गत हो गया जैसे डेयरी हो गया, डेयरी डेयरी हो गया, मुर्गी मुर्गी फार्मिंग हो गया, है ना। और आपके भेड़ बकरी हो गया, भेड़ बकरी भेड़ बकरी हो गया। उसके बाद हो गया सुअर, जैसे अन्य और जो भी पशुपालन होगा उसको इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो डेयरी का उपयोग क्यों किया जाता है? गाय और भैंस के दूध निकालने के लिए किया जाता है। मुर्गी पालन अंडे और मांस के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है। भेड़ बकरी ऊन मांस और चमड़े के लिए किया जाता है। सुअर का पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका को देखें कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, तो ये बड़े रोजगार स्रोतों का बहुत बड़ा साधन है। विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या कृषि और इससे जुड़े हुए कार्यों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय में योगदान देती है। भारत जैसे देशों में कृषि और खनन का जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। औद्योगिक क्षेत्र का आधार होता है। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा उद्योग, इस्पात और अन्य क्षेत्रों के लिए कच्चा माल प्रदान करने में भी कार्य करता है। तो हम बोल सकते हैं ये रोजगार के लिए इम्पोर्टेंट होता है, रोजगार के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद होता है राष्ट्रीय आय, जीडीपी, है ना, जीडीपी को ग्रोथ करने में मदद करता है। और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है ना। सेकेंडरी सेक्टर है जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और निर्यात और विदेशी मुद्रा के अर्जन में कार्य करता है। तो इसका रोल बहुत बड़ा है ना। यही बेस है, इसके बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अदर सेक्टर का, है ना। अब प्राथमिक क्षेत्र की कौन कौन सी चैलेंजेस है उसको भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस है उसको देखते हैं। तो उसके अंतर्गत जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राइमरी सेक्टर है इसमें कच्चा माल होता है, तो प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे सूखा, बाढ़, है ना, तूफान या अन्य आपदाएं आने से ये प्रभावित हो सकती है। काम या आय की अस्थिरता, है ना, किसानों और श्रमिकों की आय में अनिश्चितताएं होती है, जो बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी टमाटर 2 रुपये किलो हो जाता है, कभी 200 रुपये किलो हो जाता है। तो ये चीजें हैं। टेक्नोलॉजिकल पिछड़ापन जो होता है, पारंपरिक कृषि और खनन विधियों का उपयोग, जिससे उत्पादन क्षमता में सीमित रहती है। पर्यावरण क्षति, अत्यधिक दोहन से वन की कटाई और मिट्टी के कटाव से प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और बिचौलियों को बहुत इससे लाभ होता है, या किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है जो बिचौलिया खा जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चैलेंजेस हैं प्राथमिक क्षेत्र के। आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, द्वितीय क्षेत्र जो होता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल को संसाधित करके उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तु बनाई जाती हैं। इसका मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्माण और औद्योगिक उत्पादन, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कार्य किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को सेकेंडरी क्षेत्र में जब हम डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो मेनली क्या होता है इसमें? होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, MCI, है ना। एम फॉर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, हो गया C फॉर हो गया कंस्ट्रक्शन, I फॉर हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। अब द्वितीय क्षेत्र की कौन कौन सी विशेषता है? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है क्योंकि उसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसमें मशीन और तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग होता है। यह अधिक पूंजी प्रधान और ऊर्जा प्रधान होता है। इसमें क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आपका कैपिटल और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होता है। इसमें वैल्यू एडिशन होता है, यानी कच्चे मालों को अधिक मूल्य वस्तु में बेचा जा सकता है। जैसे आप प्राइमरी सेक्टर से अगर
कोई फ्रूट लाते हैं तो फ्रूट को डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो आपको कम प्राइस मिलेगा, पर आप उसको जूस बनाकर बेचते हैं तो उसका शायद प्राइस और बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा देना। द्वितीय क्षेत्र होता है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल और आपका अर्बनाइजेशन को क्या करता है, ग्रोथ करता है, जिससे डेवलपमेंट बढ़ जाता है, बड़े स्तरों पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करता है। कौन? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे आप पढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र के प्रमुख घटक में पहला है जैसे मैन्युफैक्चरिंग। एम फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत क्या आ गया, जिसको हम लोग विनिर्माण बोलते हैं। इसमें कच्चे मालों को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो एसएसआई बोलता है। एसएसआई के अंतर्गत क्या आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें हस्तशिल्प हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, बुनाई हो गया, कागज निर्माण हो गया, जूते चप्पल हो गया, इसके अंतर्गत आते हैं। और कम पूंजी और संप्रदान तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर घरेलू बाजार के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा? एसएसआई। जैसे आपके घर में अगरबत्ती आता होगा, वो भी एसएसआई के अंतर्गत आता है। अच्छा, सेकंड है एलएसआई जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। इसके अंदर जैसे हो गया इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इसको मेंशन किया जाता है। इन उद्योगों में भारी मशीनरी, बड़े कारखाने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ाया जाता है, जो क्या करता है, उस स्टेट का जीडीपी, स्टेट जीडीपी या जीडीपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीडीपी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया, एनएमडीसी हो गया, बाल्को हो गया, ये सब क्या है, इस बड़े उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की बात। अब इसमें सेकंड है जैसे सी फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, तो भवनों का निर्माण हो गया, भवन बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बांध बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, बिजली संयंत्र बनाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, विनिर्माण के अंतर्गत आता है, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। यह आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें इंजीनियरिंग, श्रम, कच्चे माल और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह अन्य उद्योग को भी बढ़ावा देने में मदद करता है। कौन? कंस्ट्रक्शन, निर्माण। पहले था मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड में था कंस्ट्रक्शन। इसमें इमारतें, सड़कें, पुल और बांध बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब सी जो होता है इसका थर्ड जो देखते हैं, इसमें ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या आता है, पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, प्राकृतिक गैसों को इसमें रखा गया है, जो बिजली और पेट्रो प्रसंस्करण को बढ़ावा देता है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा, इसके अंतर्गत आता है। आगे और अगर इसमें जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, जैसे मशीन और औद्योगिक उपकरण निर्माण, है ना, मशीनरी और इक्विपमेंट इंडस्ट्री को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हैवी मशीनरीज होता है, क्रेन, बुलडोजर, फैक्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन्स हो गया, वाहन निर्माण में हो गया, ट्रक, बस, है ना, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें मेनली क्या हो गया, तीन सेक्टर ही है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखने वाला एनर्जी प्रोडक्शन। तो द्वितीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, जैसे औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना, कृषि पर निर्भरता को कम करना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देना, निर्यात को बढ़ावा देना, शहर और आधारभूत संरचनाओं के विकास में इसका विशेष महत्व होता है। कच्चे माल को तैयार उत्पादन में बदलना हो गया, औद्योगिक क्रांति के विकास में हो गया। यह क्षेत्र रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे देखते हैं तृतीयक सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। अच्छा, इसकी कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं द्वितीयक सेक्टर की। द्वितीयक सेक्टर की कुछ चुनौती जैसे कौन कौन सा हो सकता है, चैलेंजेस में हो सकता है, क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ सकता है, ऊर्जा की, है ना, ऊर्जा की मात्रा की खपत बढ़ सकती है, तकनीकी उन्नति चाहिए, इसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक असमानताएं बढ़ सकती है, कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाएंगे, है ना, तो ये बहुत
इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अब देखते हैं नेक्स्ट तृतीयक सेक्टर। इस क्षेत्र में सर्विस सेक्टर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर को नाम से जानते हैं, है ना। तृतीयक सेक्टर भी है और सर्विस सेक्टर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये मुख्यतः सेवा प्रदान करने से संबंधित होते हैं। यहाँ न तो कच्चे माल का उत्पादन होता है और न ही वस्तुओं का निर्माण होता है, बल्कि यहाँ भिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। इसीलिए इसका नाम टर्सरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी रखा गया है। यह क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र होता है, जिसमें व्यापार, वित्तीय और संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवर्तन और मनोरंजन जैसी सेवाओं को कवर किया जाता है। तृतीय क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? भौतिक उत्पादन का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का समर्थन करता है, जैसे बैंकिंग उद्योगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तकनीकी और ज्ञान आधारित सेवाओं पर निर्भर होता है, जैसे आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग। रोजगार के विशाल अवसर उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर शहरी क्षेत्र में। प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं और व्यवसाय दोनों के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। देश के विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब तृतीयक सेक्टर के प्रमुख घटक जानते हैं, जैसे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, है ना। तो इसके अंदर कौन, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे जमा करना हो गया, ऋण हो गया, बैंकिंग, बीमा, शेयर, ये सब इसके अंतर्गत आता है ना। जीवन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, वाहन बीमा हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, निवेश हो गया, निवेश टैक्स प्लानिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेकंड है जैसे इसमें परिवहन। परिवहन का रोल क्या होता है? परिवहन सड़क, जो बस, टैक्सी है ना, रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, या हवाई यात्रा हो गया, समुद्री परिवहन हो गया, या कोरियर हो गया, मालवाहक सेवा हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल नेटवर्किंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सब इसी के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, है ना। तो स्वास्थ्य में चिकित्सा अनुसंधान भी हो सकता है, नई दवाई और उसके उपचार विधियों का विकास होना, मैन्युफैक्चरिंग, दवाई और टीकों का उत्पादन होना, टेली मेडिसिन, जो ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है ना। शिक्षा के अंतर्गत आता है आपका। शिक्षा के अंतर्गत जो है क्या आएगा? विद्यालय और विश्वविद्यालय के विकास की बात होता है, जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा को रखा जाता है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है आपकी इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कोर्स को भी शामिल किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत आता है आपका, है ना, बहुत सारे चीज़ ऑनलाइन होते हैं, उसको भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। प्रशिक्षण और कौशल विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब पर्यटन को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है ना। जैसे 5 स्टार होटल हो गया, बजट होटल हो गया, है ना, टूर गाइड हो गया, ट्रैवल एजेंसी हो गया, ऑनलाइन बुकिंग हो गया, सिनेमा हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, सब इसी के अंतर्गत रखा जाता है। यह सेवा प्रदान करता है, बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं, उत्पाद नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, सेवा प्रदान करता है, उत्पाद नहीं, है ना। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम भी इसमें शामिल किए जाते हैं, वैसे इसको मैं इंक्लूड कर दिया था। अब इसकी भूमिका क्या होती है देखते हैं, है ना। ये तो तृतीय क्षेत्र क्या क्या कर सकता है ना। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा, उद्योगों को के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, राष्ट्रीय आय, है ना, पर्सनल इनकम को बढ़ाने या जीडीपी को बढ़ाने का कार्य करता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य करता है, या मानव जीवन की गुणवत्ता, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो ये है इसकी भूमिका, है ना। अच्छा, इसकी चैलेंजेस भी हो सकता है, ये ऑटोमेशन या एआई के कारण नौकरियों पर अब आजकल खतरा बढ़ गया है। सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी होती है, क्योंकि सेवा क्षेत्र के लिए एक विशेष टाइप की पर्सन की आवश्यक होती है, जो जिसका माइंड और बहुत शार्प हो और चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या, है ना, लो क्वालिटी सर्विसेज एंड सम सेक्टर्स जो लाइक दिस, है ना, जो इफेक्ट कर सकता है। डिजिटल सेवा में साइबर हमलों का खतरा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में
सेवाओं की कमी होती है। तो ये चैलेंजेस हैं। आगे देखते हैं चतुर्थ, है ना, जिसको बोलते हैं, है ना, चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें क्या होता है। यह ज्ञान आधारित क्षेत्र होता है। बेस्ड ऑफ नॉलेज सेक्टर बोलते हैं इसको, है ना, नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहते हैं, जहाँ सूचना अनुसंधान और नवाचार, इनोवेशन की बात होती है। तो इसमें ज्ञान अनुसंधान, नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी और डेटाबेस से संबंधित सेवाओं को केंद्रित किया जाता है। यह तृतीयक सेक्टर कहलाता है। एक ही उन्नत रूप जिसमें मुख्य रूप से बौद्धिक गतिशीलता और उच्च कौशल वाले कार्य होते हैं। तो इन चीजों को समझना है ना। सूचना और ज्ञान आधारित सेवाएं पर केंद्रित होती हैं, जिसका उद्योग सरकार और समाज को आगे बढ़ने में किया जाता है। अब चतुर्थ सेक्टर की विशेषता क्या है। ज्ञान और सूचना पर आधारित होता है, तकनीकी नवसंचार और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उच्च स्तरीय शिक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI से जुड़ा हुआ होता है, अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण, में नई खोज को बढ़ावा देने में हेल्प करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से जोड़ने में मदद करता है। तो इन चीजों को जानना जरूरी है। अब इसकी प्रमुख गतिविधियां क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये वेब और मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम करता है, साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग के लिए काम करता है, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, IT परामर्श और तकनीकी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड देखते हैं इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे दवा, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष हो गया, तकनीकी अनुसंधान, नई तकनीकी और उपकरण के विकास में AI और मशीन लर्निंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। AI और मशीन लर्निंग में इसका रोल होता है। स्वास्थ्य और औषधि अनुसंधान में भी इसका रोल होता है। पर्यावरणीय अनुसंधान और सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट देखते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के अंतर्गत कंपनियों के डेटा के सुरक्षा में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बड़ी कंपनियां अपने डेटा का विश्लेषण एक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए करता है। बिग डेटा जो होता है उसका उपयोग बैंकिंग, मार्केटिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा में उपयोग में लाया जाता है। डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के जरिए भविष्यवाणी करना भी इसके अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आधार रखकर हम कोई भी एनालिसिस को बेहतर रूप से कर सकते हैं, जो ये डेटा एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, मीडिया और डिजिटल संचार भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब इसी के अंतर्गत आता है, चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आता है। डिजिटल मार्केटिंग और SEO को, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसी के अंतर्गत रखा जाता है। कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांसिंग, है ना, जैसे फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, आजकल आप देखते होंगे, तो ये कंपनी को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी तकनीकों को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हाई लेवल का है। वित्तीय सेवाएं और फिटनेस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक और डिजिटल मुद्रा, जो जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, इथोरियम जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में डिजिटल भुगतान, UPI, पे पेटीएम, गूगल पे, है ना, फिटनेस कंपनी जैसे फिनटेक, है ना, स्टार्टअप, ये सब शेयर मार्केट और एल्गोरिथम ट्रेडिंग को भी इसके अंतर्गत डाटा एनालिसिस के अंतर्गत रखा जाता है। या डिजिटल मीडिया, यूट्यूब जैसे डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये प्रमुख घटक है चतुर्थ सेक्टर की, है ना। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है आप देखो। नवाचार और तकनीकी विकास में केंद्रित होता है, उच्च कौशल और शिक्षा की आवश्यकता होती है, सूचना और अनुसंधान आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। अच्छा, इसकी भूमिका क्या क्या होती है वो भी देख लीजिए। इनोवेशन को बढ़ावा देना, अभी पढ़े हम लोग, तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, उद्योगों की उत्पादकता और दक्षता में सुधार होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से
इसकी भूमिकाएं बढ़ जाती है। नए स्टार्टअप और उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप है को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये हैं। अच्छा, इसके चैलेंजेस भी हो सकता है, जैसे चैलेंजेस के अंदर साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है, तकनीकी बदलाव के कारण नौकरियां अस्थिर हो सकती है, डिजिटल डिमांड के कारण सभी को सामान्य अवसर नहीं मिलते हैं, बड़े डेटा के दुरुपयोग से प्राइवेसी पर प्रभाव पड़ सकता है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती तकनीकी के कारण अपग्रेड रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लास्ट सेक्टर 19 सेक्टर को पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ये टॉप लेवल का होता है ना, टॉप लेवल का होता है। इसके अंतर्गत जो है 19 सेक्टर, इसके अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जो नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, प्रशासन और स्तरीय सेवाओं से संबंधित होते हैं, इनमें सरकार, उद्योग और समाज के महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय होता है। इस क्षेत्र में शीर्ष प्रबंधक, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक शोधकर्ता और न्यायाधीश, उच्च स्तरीय सलाहकार और नीति निर्माण करने वाले लोग इसमें आते हैं, जिसका निर्णय पूरे देश और वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालता है। इसकी विशेषता क्या है? अब विशेषता के अंतर्गत उच्च स्तर पर निर्णय और नीतियों का निर्माण किया जाता है, सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर का निर्माण करने के लिए किया जाता है, दीर्घकालीन विकास और रणनीतिक तय करने के लिए इसका काम मुख्य होता है, जैसे विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को डालने वाले कार्य सम्मिलित होते हैं। सभी अर्थ क्षेत्रों को दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसके प्रमुख घटक के अंतर्गत जाते हैं सरकारी नीति और प्रशासन, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं। न्यायपालिका के उच्च पद अधिकारी जैसे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, लोक नीति विश्लेषज्ञ और रणनीतिकार, संयुक्त राष्ट्र, विश्व वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे वैश्विक संगठन है ना, WE वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं। कॉर्पोरेट लीडरशिप के अंतर्गत बड़ी कंपनियों के जो CEO हैं, है ना, बड़ी कंपनी को जो CEO हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कॉर्पोरेट लीडरशिप के अंतर्गत जो हो गया निदेशक हो गया, बिजनेस स्ट्रेटजी है ना, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। उद्योग संगठन और व्यावसायिक संगठनों के प्रमुख भी इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और नेतृत्व, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे WHO, नासा हो गया, इसरो हो गया, इसके शीर्ष वैज्ञानिक इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे DRDO हो गया, CERN हो गया, है ना, तो इसी के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा के उच्च स्तरीय सेवाएं, जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर और चिकित्सा शोधकर्ता भी आते हैं, जैसे WHO हो गया, CDC है ना, तो इसके अंतर्गत रखा जाता है। शीर्ष विद्यालयों के अनुसंधान के साथ साथ उसके कुलपति को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। वैश्विक संगठन और राजनीतिक जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोमेसी है, जैसे UN, यूनाइटेड नेशन हो गया, आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता है ना, और आपको डिप्लोमेसी और हाई कमिश्नर्स इसके अंतर्गत रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नीतियों को भी लागू करने का इसी के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अच्छा, इसकी भूमिका क्या होता है? नीति और निर्माण में होता है, वैश्विक और राष्ट्रीय विकास में होता है, सभी आर्थिक क्षेत्रों के मार्गदर्शन में होता है, नवाचार और दीर्घकालीन योजनाओं को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसकी चैलेंजेस क्या है? बड़े निर्णयों की जटिलता और प्रभाव इसको प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक और जो कॉर्पोरेट दबाव है इसके ऊपर बहुत हावी होता है। सार्वजनिक और जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैश्विक अस्थिरताओं को भी यह बढ़ा सकता है। तो इस तरह से यह इफेक्ट करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या है। अच्छा, अंत में हम निष्कर्ष में बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और कुनी क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक हम बोल सकते हैं प्राकृतिक
पर ही निर्भर होता है। द्वितीयक में प्राइमरी को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, द्वितीयक इसमें संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, ये सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देता है। चतुर्थ में ज्ञान अनुसंधान और सूचना के पर केंद्रित होता है, और जो हमारा क्यूनी सेक्टर है वो नीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के डिजिटल अर्थ में चतुर्थ और क्यूनी क्षेत्र की विकास में तेजी हुआ है, जैसे AI, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है अब बढ़ते जा रहा है। शेयर मार्केट सब बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, इसका विकास बढ़ते जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू। ये CGPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कवर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।